आज हम सबसे पहले आपको इस समय की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर दिखाएंगे और आपको सीधे यूक्रेन लेकर चलेंगे, जिसे इस समय रशिया के 1.25 लाख सैनिकों ने घेर कर रखा हुआ है। इस समय वहां स्थिति इतनी नाजुक है कि नेटो देशों और रशिया की सेना के बीच कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। और विवाद यह है कि यूक्रेन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो का सदस्य देश बनना चाहता है और रशिया उसे रोकना चाहता है, यानी रशिया इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि नेटो अमेरिका और पश्चिमी देशों का एक ऐसा सैन्य गठबंधन है जो रशिया का दुश्मन माना जाता है और रशिया नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश नेटो का मित्र देश बन जाए। और इस पूरे विवाद ने एक नए युद्ध की आशंका को जन्म दे दिया है, जिसमें एक से ज्यादा देश हिस्सा ले सकते हैं। इसलिए आज हम आपको इस पूरे विवाद की जड़ तक लेकर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। इस समय रशिया ने यूक्रेन के साथ लगने वाली लगभग 450 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपने 1,25,000 सैनिकों को तैनात कर दिया है। इसे आप इस नक्शे की मदद से भी समझ सकते हैं। ये सैनिक यूक्रेन की पूर्वी और उत्तर पूर्वी सीमा पर तैनात किए गए हैं। नक्शे पर आप देख पा रहे हैं कि सैनिकों की तैनाती कहां पर की गई है और कैसे की गई है। इसके अलावा ब्लैक सी में भी रशिया ने अपने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं, जो खतरनाक मिसाइल से लैस हैं। ब्लैक सी यूक्रेन की सीमा से लगता है और यहां क्राइमिया नाम का क्षेत्र है, जो 2014 तक यूक्रेन का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इसके बाद रशिया ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और इस समय भी क्राइमिया पर रशिया का ही कब्जा है। रशिया ने यूक्रेन की सीमा पर ऐसे ड्रोन्स तैनात कर दिए हैं जो पलक झपकते ही किसी भी सैन्य ठिकाने को नष्ट कर सकते हैं, और इसका एक वीडियो भी आज हमें मिला है। यानी कुल मिलाकर इस समय रशिया ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया है। अब स्थिति यह है कि इस संघर्ष ने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ रशिया है, जिसे चीन जैसे देशों ने अपना समर्थन दे दिया है, और आज ही रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बीजिंग में एक बहुत अहम बैठक हुई है, मुलाकात हुई है। और जैसा कि आप जानते हैं, इस समय बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स चल रहे हैं, ओलंपिक खेलों की शुरुआत हो रही है, और इसमें हिस्सा लेने के लिए, उसकी ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा लेने के लिए रशिया के राष्ट्रपति पुतिन इस समय बीजिंग में ही हैं। और दूसरी तरफ यूक्रेन है, जिसकी मदद करने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और नेटो देशों का समर्थन उसे मिल रहा है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी 1 फरवरी को यूक्रेन के दौरे पर गए थे। अब सवाल है कि रशिया ये क्यों नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो देशों में शामिल हो जाए। नेटो अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे 30 देशों का एक मिलिट्री ग्रुप है। अब रशिया के सामने चुनौती यह है कि उसके कुछ पड़ोसी देश पहले से ही नेटो को ज्वाइन कर चुके हैं, और इनमें एस्टोनिया और लातविया जैसे देश भी हैं, जो एक जमाने में सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। यानी इसका मतलब समझिए, एक जमाने में जो देश सोवियत संघ का हिस्सा होते थे, जो रशिया के साथ अलाइंड थे, जो रशिया के पड़ोसी देश हैं, वो अब धीरे धीरे नेटो देशों में शामिल हो रहे हैं। और अब यूक्रेन भी नेटो का मित्र देश बन गया, तो रशिया चारों तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिर जाएगा और उस पर अमेरिका जैसे देश हावी हो जाएंगे। और अमेरिका चाहता भी यही है। अमेरिका चाहता है कि रशिया के आसपास के जितने भी ऐसे देश हैं जो एक जमाने में सोवियत संघ
का हिस्सा हुआ करते थे, उन्हें अमेरिका अपनी तरफ कर ले ताकि उन देशों का इस्तेमाल वो रशिया पर दबाव बनाने के लिए कर सके। और इसका मतलब ये होगा कि नेटो देश का मतलब समझिए अमेरिका, और अमेरिका अगर इन देशों को अपने साथ ले लेता है तो वो रशिया के बहुत करीब पहुंच जाएगा। इसे आप इस नक्शे से भी समझ सकते हैं कि कैसे नेटो रशिया से सिर्फ एक कदम दूर है। अगर यूक्रेन नेटो का सदस्य देश बन गया और भविष्य में रशिया उस पर कभी हमला कर देता है तो समझौते के तहत नेटो के सभी 30 देश इसे अपने खिलाफ हमला मानेंगे और फिर वो यूक्रेन की सैन्य मदद के लिए वहां पर पहुंच जाएंगे, यूक्रेन की भूमि पर पहुंच जाएंगे, जो कि रशिया के बहुत करीब होगा। रशिया की क्रांति के नायक व्लादिमीर लेनिन ने एक बार कहा था कि रशिया के लिए यूक्रेन को गंवाना ठीक वैसा ही होगा जैसा एक शरीर से उसका सिर अलग हो जाए। और इसी वजह से रशिया नेटो में यूक्रेन के प्रवेश का सख्त विरोध कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है इस समय रशिया के लिहाज से। और जैसा कि आप लेनिन के इस बयान से देख सकते हैं, जब यूएसएसआर हुआ करता था, सोवियत संघ होता था, तो उसमें भी यूक्रेन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक और बात, यूक्रेन रशिया की पश्चिमी सीमा पर मौजूद है। जब वर्ष 1939 से 1945 तक चले दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रशिया पर हमला हुआ था, तब यूक्रेन ही वो क्षेत्र था जहां से रशिया ने अपनी सीमा की सुरक्षा की थी। लेकिन अगर यूक्रेन नेटो देशों के साथ मिल गया तो रशिया की राजधानी मॉस्को पश्चिमी देशों के लिए सिर्फ 640 किलोमीटर दूर रह जाएगी, जबकि फिलहाल ये दूरी लगभग 1600 किलोमीटर की है। आपके मन में यह सवाल भी होगा कि यूक्रेन नेटो के साथ आखिर जाना क्यों चाहता है। अगर वो पारंपरिक रूप से रशिया के साथ अलाइंड रहा है, सोवियत संघ का हिस्सा रहा है, तो फिर वो यूरोपियन यूनियन में क्यों गया और नेटो में क्यों जाना चाहता है। इसे समझने के लिए आपको इतिहास में 100 साल पीछे जाना होगा। वर्ष 1917 से पहले तक रशिया और यूक्रेन रशियन एम्पायर यानी रूसी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन 1917 में रशिया की क्रांति के बाद यह साम्राज्य बिखर गया और यूक्रेन ने खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। उस जमाने में भी जब यह रशियन साम्राज्य था, तब जो कीव शहर है यह उसकी राजधानी हुआ करता था। हालांकि यूक्रेन मुश्किल से 3 साल ही इसके बाद आजाद रहा और वर्ष 1920 में यह सोवियत संघ में शामिल हो गया। हालांकि यूक्रेन के लोगों में एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने की इच्छा हमेशा से जीवित रही और वो आज भी है। वर्ष 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, यानी जब सोवियत संघ टूटा, तब इसमें से 15 नए देश बने जिनमें यूक्रेन भी था। यानी असल मायनों में यूक्रेन को वर्ष 1991 में ही असली आजादी मिली। लेकिन यूक्रेन शुरुआत से ही इस बात को समझता था कि वो कभी भी अपने दम पर रशिया का मुकाबला नहीं कर सकता और अगर कभी भविष्य में रशिया ने उस पर हमला कर दिया तो वो अपना बचाव भी नहीं कर पाएगा। इसलिए वो एक ऐसे सैन्य संगठन में शामिल होना चाहता है जो उसकी स्वतंत्रता को हर स्थिति में सुनिश्चित करे और उसे रशिया से भी बचाए। और इस काम के लिए नेटो से अच्छा विकल्प फिलहाल उसके लिए नहीं है। इसीलिए पहले उसने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया, वो यूरोपीय देशों में शामिल हो गया और अब वो नेटो में जाना चाहता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूक्रेन के पास ना तो रशिया की तरह बड़ी सेना है और ना ही उसके पास आधुनिक हथियार हैं अपने आप को बचाने के लिए। यूक्रेन के पास इस समय लगभग 11 लाख सैनिक हैं, जबकि रशिया के पास 29 लाख सैनिक हैं। यूक्रेन के पास 98 लड़ाकू विमान हैं और रशिया के पास लगभग 1500 लड़ाकू विमान हैं। अटैक हेलीकॉप्टर्स, टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों के मामले में भी रशिया के पास यूक्रेन से कहीं ज्यादा ताकत है। और अब हम आपको सीधे यूक्रेन लेकर चलेंगे और आपको बताएंगे कि इस समय ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है। इस समय वियोन के एग्जीक्यूटिव एडिटर पलकी शर्मा यूक्रेन की राजधानी कीव से हमारे साथ लाइव हैं। पलकी, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही है, पूरी दुनिया में यह चर्चा हो रही है कि बहुत जल्द वहां पर युद्ध होने वाला है, युद्ध होगा या नहीं? आप वहां पर आज इस समय मौजूद हैं, आप हमें बताइए कि इस समय की वहां पर ताजा स्थिति क्या है। अंग्रेजी में कहेंगे $1 मिलियन क्वेश्चन, हिंदी में शायद कहेंगे यक्ष प्रश्न, यही है कि युद्ध होगा कि नहीं होगा। पर उससे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको। कोविड के समय हमने ब्रेन फॉग सुना था और काफ़ी लोगों ने सफ़र भी किया। यूक्रेन आके ब्रेन फ्रीज महसूस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि दिन में पारा -5 डिग्री था, अब -10 होने का फॉरकास्ट है और इसलिए थोड़ा कई बार शब्द और सेंटेंसेस और थॉट्स
मिक्सअप हो जाते हैं, तो मैं आपसे और आपके दर्शकों से क्षमा चाहती हूँ कि अगर कुछ गलत हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, इतनी ठंड की आदत नहीं है हमें। युद्ध होगा कि नहीं होगा, ये सवाल हमने यूक्रेन के लोगों से भी पूछा और उनका कहना है कि युद्ध तो ऑलरेडी हो रहा है, युद्ध जारी है। और 21वीं सदी में युद्ध के कई मायने हैं, सिर्फ मिलिट्री वॉर नहीं होता, साइबर वॉर होता है, ट्रेड वॉर होता है, सैंक्शंस वॉर होता है, और वो सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं इस वक्त। जैसा कि आपने हिस्ट्री भी समझाई यूक्रेन की और रूस की और यूएसएसआर की, और सारी ताकतें यहाँ पे क्या करना चाहती हैं। यूक्रेन का ये मानना है कि वो एक स्वतंत्र राष्ट्र है और वो नेटो को ज्वाइन करना चाहता है और उसको पूरा अधिकार है। अमेरिका इस एरिया में अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है। रशिया कहता है कि हमारे इलाके में, हमारे पड़ोस में अमेरिकी सेना, नेटो के जो सैनिक हैं वो तैनात नहीं होने चाहिए, हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। तो एक तरह से लड़ाई तो ऑलरेडी है और इस वक्त जिसको कहते हैं क्लासिक स्टेलमेट बन गया है। युद्ध चाहता कोई नहीं है पर पीछे भी कोई नहीं हटना चाहता है। सो इट हैज़ बिकम अ क्वेश्चन ऑफ हु ब्लिंक्स फर्स्ट एंड नोबडी वांट्स टू ब्लिंक फर्स्ट। जी, बहुत जगह ये भी चर्चा है, लोग इसे वर्ल्ड वॉर के साथ कंपेयर करके देख रहे हैं कि एक तरीके का अगर युद्ध होता है तो ये एक वर्ल्ड वॉर की तरह होगा क्योंकि इसमें एक से ज्यादा देश शामिल हो जाएंगे। क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप एक ऐसी जगह पर खड़ी हुई हैं जहां से एक तरह के विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। वर्ल्ड वॉर इसको इसलिए भी कहा जा रहा है कि क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप किसी मिलिट्री लड़ाई में शामिल नहीं था। साइबर वॉर या ट्रेड वॉर तो होते रहे हैं या डिप्लोमेटिक जो लड़ाइयाँ होती हैं, पर यूरोप ने युद्ध नहीं देखा और यूक्रेन टेक्निकली यूरोप का हिस्सा है। तो अगर ये युद्ध होता है तो सबसे बड़ा युद्ध होगा। और ये सिर्फ यूक्रेन और रशिया की बात नहीं है, यूक्रेन के साथ अमेरिका है, अमेरिका के साथ उसके नेटो एलाइज हैं, फ्रांस है, जर्मनी है। ये वो देश हैं जो रशिया पे बहुत निर्भर करते हैं गैस के लिए, तो वहाँ पे एक लिंक है। आज चीन भी रशिया के समर्थन में बिल्कुल खुल के सामने आया और उसने कहा है कि अमेरिका और उसके जो साथी हैं वो इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, उनकी वजह से टेंशन बढ़ रही है। तो एक तरह से दुनिया के सारे ही देश इसका हिस्सा बन गए हैं। जो देश लड़ाई का हिस्सा नहीं है वो इकोनॉमिक कारणों से, क्योंकि हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं। अगर रशिया पे सैंक्शंस लगते हैं तो रशिया की गैस यूरोप में नहीं जा पाएगी। अगर रशिया की गैस यूरोप में नहीं जाती है तो यूरोप गैस के लिए दूसरे मार्केट्स में जाएगा। तो इंडिया जैसे देश जो ऑस्ट्रेलिया और कतर से गैस खरीद रहे हैं उनके लिए गैस के दाम बढ़ जाएंगे। तो एक तरह से पूरी दुनिया इस कॉन्फ्लिक्ट से अफेक्ट होगी और इसीलिए इसको थर्ड वर्ल्ड वॉर से कंपेयर किया जा रहा है। जी, बल्कि मैं जानता हूं कि इस समय आप -10 डिग्री के टेम्परेचर में बाहर खड़ी हुई हैं। आप हमसे अभी और थोड़ी देर बात कर पाएंगी या इस समय सर्दी बहुत ज्यादा है? नहीं, हम बात कर सकते हैं। हम रिपोर्टिंग करने के लिए आए हैं, पर मैंने क्षमा तो पहले ही मांग लिया आपके दर्शकों से, तो अगर कुछ गलत हो जाए तो माफ़ कर दीजिए। जहाँ तक मैं जानती हूँ और जो मैंने आज लोगों से बात की है और समझा है वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। जी, बल्कि कोई भी रिपोर्टर जब कहीं इस तरह की जगह पर जाता है तो हमेशा उसके पास एक डायरी रहती है, चाहे उसके दिमाग में ही वो डायरी रहे, जिसको हम रिपोर्टर्स डायरी बोलते हैं, जिसमें वो सब चीजें कैप्चर करते हुए चलते हैं। तो आप जब आज, मैं जानता हूं आप अभी थोड़ी देर पहले ही, कुछ घंटों पहले ही वहां पर पहुंची हैं, लेकिन आज पहुंचने के बाद आपने जो कुछ अपने आसपास देखा और आपकी रिपोर्टर्स डायरी ने जो भी कैप्चर किया वो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकती हैं इस शहर में। जी, जब हम यूक्रेन में आए और जिस तरह से मीडिया में हम देखते हैं कि आपने भी बताया कि 1.25 लाख सैनिक तैनात हैं रशिया के यूक्रेन के चारों तरफ, इस तरफ नेटो की फोर्सेस हैं, यूक्रेन में काफ़ी टेंशन है, काफ़ी तनाव है। पर जब हम एयरपोर्ट से निकले तो हमें लगा कि इट्स जस्ट अनदर फ्राइडे मॉर्निंग फॉर द पीपल ऑफ यूक्रेन। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। इनफैक्ट हम जब यहाँ पे पास में इंडिपेंडेंस स्क्वायर है, तो वैसे तो यूक्रेन का जंतर मंतर कह सकते हैं उसको मैदान भी कहा जाता है, पर इस वक्त वो यूक्रेन का विजय चौक बन गया है, क्योंकि दुनिया के सभी बड़े चैनल, सभी नेटवर्क्स यहाँ पे आए हुए हैं और सब लोग वहाँ से लाइव कर रहे थे, अपनी रिपोर्टिंग कर रहे थे। और एक व्यक्ति हमारे पास आए और उन्होंने कहा भारत से हैं? हमने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि हम आपको हेलीकॉप्टर से चेरनोबिल की सैर करा सकते हैं। तो वो एक टूर प्रपोजल हमें बेच रहे थे। सो इट्स वेरी मच बिजनेस एज यूजुअल। तो सतही तौर पे ऐसे लगता है कि शहर चल रहा है, लोगों का जीवन चल रहा है, ये सब हेडलाइन सिर्फ न्यूज़पेपर्स और टीवी में ही सीमित हैं। पर जब आप उनसे थोड़ी और बात करते हैं कॉफ़ी पे या और चर्चा करते हैं तो पता चलता है कि उनका कहना है कि ये कुछ हफ्तों का या कुछ दिनों का या कुछ महीनों का संघर्ष नहीं है। करीब 500 सालों से
यूक्रेन हैज़ फेल्ट लाइक अ पॉन और रशिया उस पर हावी होने की कोशिश करता है, और उसके बावजूद यूक्रेन ने अपना एक वजूद बनाया, अपनी जगह बनाई है और इकोनॉमिकली काफ़ी बेहतर कर रहा है। तो लोगों में एक सेंस ऑफ प्राइड है। शहर बहुत खूबसूरत है, बहुत पुरानी इमारतें हैं। यहाँ आप पीछे देख रहे हैं ये कैथीड्रल बेल टावर, कहते हैं यूनेस्को हेरिटेज साइट है। तो बहुत ही खूबसूरत शहर है और हम चाहेंगे कि युद्ध ना हो, और लोगों की रेजिलियंस देख के बहुत अच्छा लगता है। लोगों में एक स्पिरिट है कि नहीं, हमारा देश है और हम डट के मुकाबला करेंगे चाहे कितना भी बड़ा। क्लियरली रशिया की आर्मी यूक्रेन से बहुत बड़ी है, रशिया की ताकत भी बहुत बड़ी है। अमेरिका और उसके जो साथी हैं वो कहते हैं हम सपोर्ट तो करते हैं पर हम दूर से चीयर करेंगे, दिस इज़ नॉट आवर वॉर। सो फॉर एन एवरेज यूक्रेनियन दिस इज़ अ वेरी बिग टेस्ट, और वो उस टेस्ट को देने के लिए तैयार है। भारत की चिंता इसलिए भी पलकी थोड़ी ज्यादा है क्योंकि भारत के लगभग 20,000 लोग इस समय यूक्रेन में हैं और उसमें से लगभग 18,000 तो सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। उन लोगों का क्या होगा? जी, भारत को सबसे बड़ी चिंता उन लोगों की है। हालांकि अगर आप यूक्रेन की सरकार से बात करें तो उनका कहना है कि उन लोगों को कोई खतरा नहीं है, वो आराम से रहें। जब हम यहाँ आने वाले थे तो हम अपने वीज़ा के लिए गए थे, तो हमें कुछ भारत के स्टूडेंट्स मिले जो मेडिकल साइंस डॉक्टरी पढ़ने के लिए यूक्रेन आने वाले थे। हमने उनसे भी बात की कि आपको चिंता है, आपको डर है, तो उन्होंने कहा कि हम बहुत एक्साइटेड हैं यूक्रेन जाके पढ़ने के लिए, हमारे पेरेंट्स थोड़े वरिड हैं। पर इस वक्त ऐसा नहीं लग रहा है। भारत का जो दूतावास है वो टच में है सभी भारतवासियों से। वो एक डेटा अपना तैयार कर रहे हैं कि अगर ऐसी नौबत आए कि लोगों को इवैक्यूएट करना पड़े तो भारत सरकार सभी भारतीय लोगों की मदद कर पाए। तो ये एक बड़ा चैलेंज है भारत के लिए। बाकी डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हैं। डिप्लोमेटिक इसलिए क्योंकि रूस एक बहुत अहम पार्टनर रहा है इंडिया का। हमारे 60% से ज़्यादा वेपन्स हम अभी भी रशिया से खरीदते हैं। मेक इन इंडिया के बावजूद डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है और रशिया से संबंध बहुत पुराने हैं। पिछले महीने व्लादिमीर पुतिन आए थे, थोड़े समय के लिए आए, पर वो अपना कमिटमेंट उन्होंने निभाया, वो इंडिया आए थे। इसी तरह अमेरिका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी वाशिंगटन डीसी गए थे क्वाड की पार्टनरशिप करने के लिए। तो भारत के लिए चुनना बहुत मुश्किल है कि किस तरफ जाएं, और भारत ने हमेशा एक नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी फॉलो की है। कुछ लोगों का कहना है कि भारत उन देशों में से है हु सिट ऑन द फेंस, बट दिस इज़ नॉट सिटिंग ऑन द फेंस। भारत फेंस के दोनों तरफ जो देश हैं उनको बात करके समझौता करने के लिए का मशवरा दे रहा है, बजाय कि लड़ाई करें और मिसाइल्स दागें एक दूसरे के ऊपर। तीसरा कंसर्न भारत का इकोनॉमिक है, अगर मैं आपका एक और मिनट का समय ले सकूं। और इकोनॉमिक कंसर्न मैंने आपको बताया कि गैस के प्राइसेस बढ़ने के काफ़ी आसार हैं। आजकल इतना कनेक्टेड है वर्ल्ड कि अगर यमन में एक मिसाइल गिरती है तो दिल्ली में पेट्रोल पंप पे पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं। तो अगर यूक्रेन, वैसे तो देखा जाए तो 4,000 किलोमीटर दूर है भारत से, पर अगर यूक्रेन में कुछ होता है तो भारत पे सीधा असर होगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। पिछले साल भारत ने 1.89 मिलियन टन्स सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट किया था, उसमें से 74% सनफ्लावर ऑयल यूक्रेन से आया था। तो अगर यूक्रेन में लड़ाई छिड़ती है तो भारत पे और आपके दर्शकों के डेली बजट पे भी फर्क पड़ सकता है। जी पलकी, बहुत बहुत शुक्रिया, और डबल शुक्रिया इसलिए क्योंकि इतने ठंडे मौसम में भी, जैसा आपने बताया, -5 से -10 डिग्री सेल्सियस का इस समय वहाँ पर टेम्परेचर है और आप बाहर खुले आसमान के नीचे इस समय हमारे साथ बात कर रही हैं। आप अपना ध्यान रखिए और हम और हमारे दर्शक भी काफ़ी इंतज़ार करेंगे आपकी अगली रिपोर्ट्स का, जब आप वहाँ से और आगे जाएंगी और आप हमें वहाँ से नई ताज़ा तस्वीरें भेजेंगी और वहाँ से अपनी रिपोर्ट्स भेजेंगी। बट एज ऑफ नाउ, थैंक यू सो मच। जी शुक्रिया, थैंक यू। तो इस समय की स्थिति हमने आपको बता दी यूक्रेन में, और यूक्रेन में क्योंकि अब हमारी टीम पहुंच चुकी है, इसलिए यूक्रेन पर सबसे बड़ी कवरेज आपको हमारे सहयोगी चैनल WION पर भी दिखेगी और जी न्यूज़ के भी सभी नेटवर्क चैनल्स पर आप ये कवरेज देख पाएंगे, जो कि इस समय सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर है। हम आपको इसी खबर के बारे में बता रहे थे, और सोवियत संघ के विघटन से पहले भी रशिया और यूक्रेन काफी मजबूत थे, और तब क्षेत्रफल के मामले में रशिया के बाद यूक्रेन सबसे बड़ा देश था, और अर्थव्यवस्था के मामले में भी यूक्रेन एक बहुत बड़ी ताकत था। इसके अलावा आज भी पूरी दुनिया में गेहूं का 30% उत्पादन अकेले ये दो देश करते हैं, अकेले इन्हीं दो देशों में होता है, और इसकी वजह से इन्हें ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। और यूक्रेन तो एक बहुत बड़ा ब्रेड बास्केट है। यूक्रेन भी जानता है कि अगर उसने रशिया के खिलाफ जाने की कोशिश की
तो रशिया उस पर हमला करके यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटा देने की क्षमता रखता है और उस पर अपना कब्जा भी कर लेगा, जैसा वर्ष 2014 में भी रशिया कर चुका है। तब क्राइमिया यूक्रेन के अधिकार क्षेत्र में आता था, यूक्रेन के पास था, लेकिन उस समय यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति ने यूरोपीय यूनियन के साथ एक व्यापारिक समझौता कर लिया, जिससे नाराज होकर रशिया ने इस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया और उस समय पूरी दुनिया देखती रह गई, कोई कुछ नहीं कर पाया। और आज भी इस इलाके पर रशिया का ही कब्जा है। इस पूरी कहानी में अमेरिका की भूमिका भी आपको जरूर समझनी चाहिए। अमेरिका ने अपने 3000 सैनिकों को यूक्रेन की मदद के लिए भेज दिया है और उसकी तरफ से भरोसा दिया है कि वो यूक्रेन की हर संभव मदद करेगा। लेकिन सच ये है कि अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन इस समय काफी परेशानी में है, उनकी लोकप्रियता लगातार गिरती जा रही है और वो सिर्फ यूक्रेन का इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इस्तेमाल क्यों करना चाहते हैं? वो इस पूरी स्थिति का इस्तेमाल करके अपनी छवि को मजबूत करना चाहते हैं। पिछले वर्ष आपको याद होगा, अफगानिस्तान से अमेरिका को अपनी सेना को वापस बुलाना पड़ा था, बल्कि ये कहिए कि अमेरिका की सेना अफगानिस्तान को छोड़कर भाग गई और इसके लिए जो बाइडेन की बहुत आलोचना हुई थी, उनकी लीडरशिप की बहुत आलोचना हुई थी और जो बाइडेन इस मामले में एक कमजोर नेता की तरह दिखाई दिए थे। अब जो बाइडेन को अपनी लोकप्रियता सुधारनी है और दुनिया को यह भी बताना है कि वो कमजोर नहीं है, वो बड़े सक्षम नेता हैं और इसी के लिए वो बार बार ऐसे मौकों की तलाश में है, जैसे कि यहां यूक्रेन में हो रहा है। इसके अलावा ईरान में भी अमेरिका कुछ हासिल नहीं कर पाया और तमाम प्रतिबंधों के बावजूद नॉर्थ कोरिया भी लगातार मिसाइल परीक्षण करता जा रहा है। इन घटनाओं से अमेरिका की जो सुपर पावर वाली छवि है उसे नुकसान पहुंचा है और इसीलिए जो बाइडेन यूक्रेन और रशिया विवाद से इसकी भरपाई करना चाहते हैं और दुनिया को एक बार फिर से बताना चाहते हैं कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े सरपंच वही हैं और वही असली ताकत है उनके पास और वही सुपर पावर है। और वैसे भी अगर आप देखें इस पूरे मामले में जो दो महाशक्तियां हैं इस समय इस दुनिया में, एक है अमेरिका और दूसरी है चीन, और इसमें चीन और अमेरिका अब आमने सामने आ गए हैं। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने भी यूक्रेन का समर्थन किया है, लेकिन इन देशों का ये समर्थन कितने दिन तक चलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। वो इसलिए क्योंकि यूरोपीय देश अपनी जरूरत की 1/3 गैस के लिए रशिया पर निर्भर है। अब अगर रशिया इस गैस सप्लाई को रोक देता है तो इन देशों में बिजली का भयानक संकट खड़ा हो जाएगा और हो सकता है कि यह संकट इन देशों की सरकारों को बर्खास्त तक करवा दे, क्योंकि इन देशों के जो लोग हैं, आम जनता जो है, वो बहुत संवेदनशील है, छोटे छोटे मुद्दों पर अपनी सरकार को गिरा देती है। दरअसल यूरोप के देशों में मौसम अधिकतर बहुत ठंडा रहता है और यहां पिछले कुछ दिनों में बिजली के दाम 600% तक बढ़ चुके हैं। सोचिए, ऐसे में अगर रशिया ने गैस की सप्लाई रोक दी तो ये देश अपना गुजारा कैसे करेंगे। यहां पर आप सबके लिए समझने वाली बात यह है कि भारत जैसे देश में तो बिजली के दाम कम होते जा रहे हैं, बिजली के बिल माफ होते जा रहे हैं, लेकिन इन यूरोपीय देशों में बिजली के दाम 600% तक बढ़ चुके हैं। इसलिए शुक्र मनाइए आप यूरोप में नहीं, भारत में रहते हैं। इस विवाद में भारत की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के लिए रशिया भी जरूरी है, अमेरिका भी जरूरी है और यूक्रेन के साथ भी उसे अपने अच्छे रिश्ते कायम रखने हैं। और भारत आज भी 55% हथियार, या कह लीजिए 55 से 60% हथियार आज भी रशिया से ही खरीदता है, जबकि अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते पिछले 10 वर्षों में काफी मजबूत हुए हैं। इसलिए अमेरिका को भी नाराज नहीं किया जा सकता। तो भारत के लिए स्थिति यह है कि एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई। एक तरफ रशिया है, व्लादिमीर पुतिन है जो कि प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त हैं, दूसरी तरफ जो बाइडेन है जिनके प्रधानमंत्री मोदी से अभी अच्छे रिश्ते बन रहे हैं। इसके अलावा यूक्रेन ने फरवरी 1993 में एशिया में सबसे पहले जिस देश में अपना दूतावास शुरू किया था वो देश भारत ही था और इसके बाद से लगातार भारत और यूक्रेन के बीच कारोबार बढ़ रहा है, सामरिक और राजनयिक संबंध भी मजबूत हुए हैं और जैसा हमने आपको बताया, हमारे 18,000 मेडिकल स्टूडेंट्स भी वहां पर पढ़ रहे हैं। यानी भारत चाहकर भी इनमें से किसी भी देश को नाराज नहीं कर सकता। यहां पर एक और महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि भारत और चीन सीमा पर विवाद, रशिया ने अब तक अपने आप को इस पर निष्पक्ष रखा है। जब भारत और चीन के बीच ये गलवान पर संघर्ष हुआ था और दोनों के बीच में ये जो संघर्ष अभी भी चल रहा है, इसमें रशिया ने अभी तक किसी का पक्ष नहीं लिया है और ये रशिया की अच्छी बात है, नहीं तो रशिया चीन का भी पुराना दोस्त है। लेकिन अगर भारत यूक्रेन का समर्थन यहां पर करता है तो इससे रशिया भी कूटनीतिक तौर पर
चीन की तरफ चला जाएगा और भारत और चीन विवाद में उसका झुकाव चीन की तरफ हो जाएगा। और शायद यही वजह है कि जब हाल ही में अमेरिका समेत 10 देश यूनाइटेड नेशंस में यूक्रेन को लेकर एक प्रस्ताव लाए तो भारत ने इस प्रस्ताव पर किसी के भी पक्ष में वोट नहीं किया। हमारे लिए चिंता की बात यह है कि यूक्रेन में इस समय हमारे 20,000 भारतीय फंसे हुए हैं, जिनमें 18,000 मेडिकल स्टूडेंट्स भी हैं। वैसे ऐसा कहा जाता है कि यूक्रेन और रशिया के रिश्तों को समझना बहुत मुश्किल है। यूक्रेन के लोग स्वतंत्र तो रहना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ ही पूर्वी यूक्रेन के लोगों में यह भावना भी बहुत मजबूत है कि यूक्रेन को रशिया का वफादार बनकर रहना चाहिए। इसके अलावा यूक्रेन की राजनीति में जो तमाम नेता हैं, बड़े बड़े नेता, वो भी 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। एक हिस्सा वो है जो खुले तौर पर रशिया का साथ दे रहा है और दूसरा हिस्सा पश्चिमी देशों का समर्थन कर रहा है। और यही वजह है कि आज यूक्रेन दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के बीच फंसकर रह गया है। और जैसा आप जानते हैं, हमेशा अमेरिका की ये बहुत पुरानी रणनीति रही है कि इस दुनिया में कहीं पर भी कोई विवाद हो जाए, किन्हीं 2 देशों के बीच में जरा सा संघर्ष हो जाए, विवाद हो जाए, तो अमेरिका तुरंत एक सरपंच बनकर वहां पर पहुंच जाता है और फिर वहां अपनी सेना को उतार देता है। दुनिया भर में उसने ऐसा ही किया है। हाल ही में आपने देखा, उसने अफगानिस्तान में ये किया है, उसने इराक में भी ये किया है और दुनिया भर के दूसरे देशों में भी वो यही करता है। और अब उसके लिए एक बहुत शानदार मौका है जो यूक्रेन ने उसे दे दिया कि वो यूक्रेन की जमीन पर अपने सैनिकों को उतार दे और नेटो देशों के जरिए वो रशिया को चारों तरफ से घेर ले। और अगर ऐसा हो गया तो रशिया पर बहुत दबाव बढ़ जाएगा, क्योंकि रशिया सीधे अमेरिका की फायरिंग रेंज में आ जाएगा और रशिया यही नहीं चाहता। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.